That is good, and definitely some of you might be celebrating last night, and I also heard a noise of all sort of people are enjoying and all that. This is perfectly fine. We should enjoy, but some of us do consider that this is not our year, and they think that Islamic year that starts with Muharram, month of Muharram. But I personally feel like whatever it is, if it is going to be going with the world, then you say, okay, this is New Year. और जब हम इस्लामिक अपनी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारा साल नहीं है, बट हमारा सारा करिकुलम, हमारा जो सारी लाइफ है, हमारे काम है, हमारा ऑफिस है, हर चीज हम इसी ईयर से करते हैं ना, तो इसलिए दुआ कर लेनी चाहिए, आई बिलीव। कोई भी साल है, जो भी किसी चीज का आगाज हो रहा है, व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, सफर शुरू करते हैं, तब भी तो हम दुआ करते हैं ना, ठीक है? तो हर पर्सन अपने लिए दुआ करता है, दैट्स परफेक्टली फाइन विद दैट। तो आपके लिए मैंने उठाया है इंटरनेट से ही, इट वाज लाइक आई फाउंड इट गुड कि मे दिस ईयर ब्रिंग न्यू हैप्पीनेस, न्यू गोल्स, न्यू अचीवमेंट्स एंड लॉट ऑफ न्यू इंस्पिरेशन ऑन योर लाइफ, and wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you and the happy new year. तो आप सबके लिए दुआएं, और एक बहुत ही जरूरी बात आपसे ये कहनी है कि हमेशा कोशिश किया करें, चाहे आप इस साल को स्टार्ट लेते हो या आप इस्लामिक साल को स्टार्ट लेते हो, दोनों सूरतों में ही आप लोग ये जरूर हमें करना चाहिए हम सबको कि हम थोड़ा सा रिव्यू करें अपनी लाइफ को, कुछ थोड़ा सा हमारा एनालिसिस होना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस साल हम क्या चेंजेस जो हैं वी कैन ब्रिंग टू वर्ल्ड। जैसे कि आपने हमने यानी दुनिया में हम आए हैं, तो हम कुछ पॉजिटिव करें, और अगर हमारा कोई तरीका लाइक इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हमें एडमिट कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हमारी कोई ऐसी आदत है, से लेट उठने की आदत है, मिसाल है, ये कौन सा कोई इतनी खतरनाक बात है, तो उसको हम इम्प्रूव कर लें, ताकि हमें पता चल रहा है कि इफ वी आर फॉलिंग बिहाइंड टाइम, या हमें प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, यानी कल पे छोड़ने की आदत है, आज का काम कल पे छोड़ने की, बहुत से हम में से होते हैं, हमें मसले होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें। चीजें भूलने की आदत है, ये मैंने रख दी, मैं भूल गया। अब तो मसला ये हो गया कि हम लोग चूंकि इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग है हमारी, हम इतने बिजी लोग होते हैं, इतने काम कर रहे होते हैं एक वक्त में, और इसके अलावा हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन की इतनी बम्बार्डमेंट है कि हम इंटरनेट क्या हो गया, टीवी क्या हो गया, जिस तरह की मतलब न्यूज क्या हो गई, हर वक्त हमें यानी बहुत सारी चीजों के साथ हमारा जो है एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम कैसे इसे विथस्टैंड करेंगे। तो उसके लिए अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। आप यकीन करें, बाजुकात आपने काम करना हो, आपने हफ्ते से पेंडिंग पड़ा है, और काम आधे घंटे का होता है, आपके अंदर अर्ज आती है और आप कर निकलते हैं। ऐसे में ही हमें ना सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज में भी प्रेफरेंस देखनी चाहिए कि जो चीजें हम प्रायोरिटाइज कर रही हैं, उसमें किस चीज की ज्यादा प्रेफरेंस है, तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना। ठीक है? जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड ही वाज सेइंग कि आप मुआशरे को क्या अच्छा करके दे रहे हैं। उसने कहा कि मैं, अगर आप समझते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुम एक चॉकलेट कैंडी कुछ भी खाते हो, ठीक है, उसका रैपर अगर तुम डस्टबिन में फेंकते हो, यानी ट्रैश करते हो उसको, तो तुम ये भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि तुम कम से कम अपने इर्द गिर्द की जो फजा है, अपना माहौल है, उसको साफ रख रहे हो। ये भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। तो हमें, और दूसरी एक और किसी बड़े पर्सन ने कहा कि सबको ठीक मत करो, एक तो पहले खुद को ठीक करना है। इसके अलावा अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी एक पर्सन की लाइफ को चेंज करके देखो, उसके लिए कुछ करो, सिर्फ एक पर्सन, वन पर्सन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अनदर वन पर्सन, और उसको आप गाइड करो, उसको सपोर्ट करो, उसको हेल्प आउट करो। अगर जैसे पढ़ाई में उसको जरूरत है, उसकी आप पढ़ाई में करें मदद। ठीक है? इश्ना का मैसेज है, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू आप सबको भी। और इसमें यूं है कि
ये जरूर देखिएगा, ठीक है। और कभी कभार ना इस चीज को हम लिख कर भी चेक कर सकते हैं। बेशक बाद में पेज फाड़ दो कि क्या चीजें हैं, एनालिसिस करते हैं हम, क्या चीजें हमें ज्यादा खुशी दे सकती हैं, क्या चीजें हमें बेहतरी दे सकती हैं, क्या चीजें जो है वो हमें यानी प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकती हैं। और ऐसा भी जरूर होता है, एक और बात याद रखिएगा मेरी जिंदगी में, मैं इतनी बातें कर रही हूँ, अभी पढ़ते हैं कि आपकी जिंदगी में जो आपने गोल सेट किया है, हमेशा एक बैकअप प्लान रखिएगा, हमेशा याद रखिए। अगर एक चीज नहीं अचीव होती, फॉर इंस्टेंस आपने जो भी गोल सेट किया, तो उससे आपने अपनी जिंदगी स्पॉइल नहीं कर दी। उसमें देर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू। और एक वक्त में इंसान एक के अलावा और भी बहुत से काम कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरह लोगों को बाजूकात बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, कोई लोग वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं, कोई लोग जो है बिजनेस साथ साइड पे करे होते हैं। तो आप अपने घर वालों को खुश रखने के लिए कुछ कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, फॉर पीपल अराउंड यू, ठीक है। वरना फिर बाद में हर एक की जिंदगी अपनी अपनी हो जाती है। अपनी अपनी जिंदगी जीना ये सबको आता है। ये तो एक जानवर भी है, उसको भी पता है कि मैंने खाना खाना है और फिर मैंने सो जाना है और अपनी टेक केयर करनी बच्चों की, वो तो उसको भी पता है। लेकिन इससे हटकर हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करना, अपने अंदर जो है दूसरों की वेलफेयर के लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखना, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मैं बात करना चाह रही थी कि चले मैं कुछ कम्युनिकेट करती हूँ। आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका जरूर कोई ना कोई पॉइंट शायद मेरा अच्छा लगे होगा। तो ये चीजें हैं, हमें जरूर देखनी चाहिए, कुछ टाइम हमें अपने लिए भी रखना चाहिए, अपना सोचने के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि हम जो है किधर जा रहे हैं, हम क्या है। सारा टाइम ये नहीं कि स्क्रीन पे लगे रहो। और अब बाज लोगों को आपने देखा होगा कि बेकार में एक चीज देखी, अब स्क्रीनिंग के ऊपर टच कर करके आगे आगे स्वाइप करते जाते हैं। समझ नहीं आ रही कि व्हाट आर दे अप टू, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है उनका, ठीक है। और एक मिनट के लिए बगैर इंटरनेट के लगता है कि हमारा सांस बंद हो जाएगा, ऐसे लगता है। तो थोड़ा सा जिसे कहती है ना कि लोगों को मिलना जुलना, किसी के साथ किसी को हेलो हाय कहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा करें, दूसरों का ख्याल रखा करें। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है, आपको याद होगा, हमने सेट नंबर 7 पहले आज करना है, फिर उसके बाद 6 स्टार्ट करेंगे। तो मैं कैलकुलेट करी थी, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है, अगला वीक हमारे पास एक और है, और उसके बाद जो एक वीक आ रहा है, मैंने देखा है शायद 15th को, जैसे आज फर्स्ट है ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे वुड बी ऑन 8th, और उससे अगला फ्राइडे जो है 15 को फॉल कर रहा है। मैं चेक कर लूंगी आपके जो आपके मैनेजर्स हैं, इफ दे थिंक कि वी कैन टेक क्लास 15 16 17, तो हम ले लेंगे। और अगर नहीं तो फिर मैं कैलकुलेट करके फिर मैं आपको, यानी अगला वीक अभी हमारे पास है, आई वुड चेक कि हमारा ये कंप्लीट होता है कि नहीं, तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले लें। एक और बात जरूरी जो मैंने आपको, जैसे सबको मेरा ख्याल है लेटर के बारे में कोई इशू नहीं रह गया। एक लेटर एक स्टूडेंट मांग रही थी, तो मैं अभी उसमें कुछ गूगल ड्राइव के ऊपर थोड़ा सा इशू चल रहा था, वो मैंने ठीक कर लिया है। तो मैं आपको मजीद जो चीजें, जैसे एक लेटर सोल्यूशन के साथ था, लेटर विद सोल्यूशन, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि कौन सी चीजें आपने उसमें से रिवाइज करनी है, ठीक है। तो लेकिन जितना अब तक पढ़ा है उसको जरूर आप देख लो, गो थ्रू करो। तो एक लेटर ऐसा जो फॉलो करोगे, एक रिपोर्ट ऐसी जो फॉलो करोगे, वो मैं आपको खोल के वहां से आपको एक दिन दिखा दूंगी, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करते रहो। ये रिपोर्ट लिखनी आ गई, लेटर लिखना आ गया, आपने 20 नंबर सिक्योर कर लिए, और बाकी आपका सारा कुछ जो है इसमें से आपका आता है। अभी तक जो इतना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, जनरल जो कम्युनिकेशन के ऊपर थे। और इसके अलावा वो टॉपिक भी, जिस तरह की आपको बोला था कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने आपके साथ किया, ठीक है। तो अभी हम 7 वाला है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें हम लेटर की, पहले हमने फॉर्मेट वगैरह को देख लिया है पिछली दफा। अब हमने यहाँ पे देखना है पहली बात कि लेटर जब हम लिखेंगे उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। तो उसमें सबसे पहले, चाहे लेटर लिखो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन बनाओ, ज्यादातर उसके प्लानिंग स्टेप्स यही होते हैं जो आपने याद कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव देखो, मकसद, एम, ऑडियंस कौन है, रिसीवर कौन है, कितने लोग हैं,
किस बैकग्राउंड से आए हैं, ये हमने देखना है। और स्ट्रक्चर मीन कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है, आपने उसकी सॉर्टिंग की है, उसको कर लिया है, अब उस कंटेंट का ऑर्डर क्या रखोगे, उसका फॉर्मेट क्या रखोगे। जैसे मिसाल के तौर पर ऑर्डर में आपको भी बता देते हैं कि आपने कौन सी न्यूज़ पहले रखनी है, या कौन सी इंपॉर्टेंट बात पहले बतानी है, एक्सप्लेनेशन बाद में देनी है, या पहले एक्सप्लेनेशन देनी है फिर खबर बतानी है, इसको ऑर्डर कहेंगे। लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपको पता ही है कि सर्कुलर बना लूं, या मैं मेमो की फॉर्मेट में दे दूं, इंटरनल ही है, या मैंने खत लिखना है, या मेरा मैसेज बहुत बड़ा हो गया है, मैंने अब लेटर नहीं इस्तेमाल करना बल्कि मैंने इसकी जगह इसको रिपोर्ट फॉर्म में ले देना है, तो इसे फॉर्मेट आप कहेंगे। ठीक है। और फिर एक और चीज फॉर्मेट के अंदर आ जाती है जो मैंने आपको बताई थी कि ब्लॉक्ड फॉर्मेट देना है कि सेमी ब्लॉक फॉर्मेट देता है। जिस तरह का पेपर में सवाल आपको आएगा आपको समझ आ जाएगी कि मुझे क्या जवाब देना है। और फिर एम्फेसिस का मतलब ये है कि जिस चीज पर आप स्ट्रेस देना चाहते हो, लाइक यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहाँ प्लेस करोगे। ठीक है। एम्फेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीज देखनी है। इसके बाद है आपका स्टाइल। अब स्टाइल में लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है, या मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने बाजू का एक सेंटेंस होता है जिसमें कि आप ब्रेक कर देते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि जो जैसे मैंने बीच में एक मेन खबर दे रही हूँ और बीच में इंटरप्ट करके उसको रोका और फिर खबर कंप्लीट कर दी, तो उसमें आपने बाजू का वो जो मेन खबर होती है उसको इंटरप्ट करते हो जब इफ लगाकर या कोई वाइल लगाकर। ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस ही वॉज, आगे कॉमा लगाया, वाइल विद मी, फिर कॉमा लगाया, वॉज हैप्पी। तो आपने कहना था ही वॉज हैप्पी। ठीक है, आपने उसके टुकड़े कर दिए। आपने कहा ही वॉज, आगे कॉमा लगा दिया, वाइल वॉज विद मी या वाइल स्टेड विद मी वॉज हैप्पी, आपने कह दिया। तो या खाली हैप्पी एंड में जो भी बनता है कर दिया। उसमें आपको कहना चाहिए था ही वॉज हैप्पी वाइल वॉज स्टेइंग विद मी। आपको ऐसे ही कहना चाहिए था। तो इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं कि आपने सेंटेंस को मेन जो क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, मेन आइडिया और उसका सबऑर्डिनेट हेल्पिंग आइडिया, वो कहाँ रखा आपने, ये वाला आपने ध्यान करना है। एंड विजुअल एड्स, उसमें भी अब स्टाइल तुम्हारा क्या है। यू वांट टू बी वेरी गुड कम्युनिकेशन, यू वांट टू कन्वे इन द बेस्ट पॉसिबल वे, तो उसके लिए तुमने विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है। आई विल बेस्ट अचीव द पर्पस ऑफ द मैसेज, आपने इस चीज का ये ध्यान करना है। हाउ योर ऑडियंस आर गोइंग टू रिसीव योर मैसेज, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू डिसाइड ऑन द स्टाइल। उसके बाद जो आपको ज्यादा, ये तो 4 पॉइंट्स आपको आगे आपने याद कर लिए इसकी हेडिंग्स। फिर आपको सवाल है यहाँ पर कि आपको जब खत लिखो या रिपोर्ट लिखो या कुछ भी लिखो, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान यूज करना है। देखिए, ऑर्गेनाइज का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था यहाँ पर, ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान यानी प्लान को तरतीब कैसे देनी है या ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है। जैसे होता है ना कि वी ऑर्गेनाइज अ सेरेमनी, वी ऑर्गेनाइज एन इवेंट, ऑर्गेनाइजर टीम, ये वो लफ्ज ऑर्गेनाइज है। ठीक है। तो आपने अपनी क्या प्लान किया, तो हमारे पास बेसिकली 2 प्लान होते हैं। अगर देखा जाए तो 3 होते हैं। अगर आप इसको नोट करें, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है परसुएसिव प्लान। कुछ लोग इसको 3 सेपरेट कर देते हैं। अब परसुएसिव प्लान क्या होता है, टू कन्विंस योर ऑडियंस, यू राइट समथिंग इन अ वे। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग अ सेल्स मैसेज या मार्केटिंग कर रहे हो, एड लिख रहे हो, तो फिर तुम्हारा तरीका परसुएसिव होता है। बट अनदर वेरी कॉमन फैक्टर इज कि परसुएशन इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरी मैसेज। चाहे वो कोई भी मैसेज हो, गुड न्यूज हो, बैड न्यूज हो, आपका जो आपका जो परसुएशन होती है ना, वो उसकी सबसे जरूरी बात होती है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट प्लान आपने कहा, जिसमें आपने ये कहा कि जी व्हेन यू आर इन्फॉर्मिंग पीपल, तो आपने डायरेक्ट प्लान यूज करना है। और जब आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, और इनडायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान इन्फॉर्म करते वक्त या रिक्वेस्ट करते वक्त ये सूट करता है। आपने इन्फॉर्म करना है, अगले बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में जाए, बस आपने इन्फॉर्म किया, वो पहली खबर में डायरेक्टली आपने बता दिया। फिर दूसरा ये है कि आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी कि मेरे लिए ये कुछ करो, ठीक है, या कोई उससे
डेडलाइन देनी है, कोई एक्शन आप चाहते हो उससे, तो उसमें आपको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि जो न्यूज़ है ना आपकी, मेन आइडिया वो शुरू में दे दो, एक्सप्लेनेशन बाद में दो। इनडायरेक्ट प्लान क्या कहता है? नहीं, पहले तुम क्या करो, तुम किसी को खबर ना दो, पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करो। इसलिए इनडायरेक्ट प्लान तब यूज किया जाता है जब कोई बुरी खबर होती है, ठीक है? तो आपने इनडायरेक्ट प्लान, बैड न्यूज, इसको बैड न्यूज प्लान भी कहते हैं या बैड न्यूज मैसेज प्लान भी कहते हैं। और डायरेक्ट प्लान को अक्सर लोग गुड न्यूज प्लान कहते हैं, क्योंकि अच्छी खबर आपने पहले देनी है, एक्सप्लेनेशन बाद में देनी है। तो आपके पास गुड न्यूज में डायरेक्ट प्लान करो, किसी को इन्फॉर्म करना है, टाइम कोई नहीं उसके बाद, या कोई रिक्वेस्ट आप उससे कर रही हो कि वो आपके लिए काम करे, तो उसमें लफाजियां करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कह दो, ठीक हो गया। और जो इनडायरेक्ट प्लान है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपने क्या देखा था? बफर का इस्तेमाल करना। आपको नजर आ रहा लिखा हुआ? बफर क्या है? वो एक पोलाइट, पॉजिटिव, न्यूट्रल स्टेटमेंट होती है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, जो डायरेक्ट प्लान है, यहाँ पे लिखा है ना कि आपने पहले बैड बफर दिया, फिर आपने रीजन दी बैड न्यूज की, फिर आपने बैड न्यूज देनी है, और फिर आपने क्लोज करना है, ठीक है? और बफर इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट, और इसके बारे में ये जरूरी बात याद रखनी है कि बफर जो है मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। आपका जो बफर है शुरू में, आप बिल्कुल ही उसको ये ना कह दें कि अच्छी खबर सुना दें, और वो आपसे कोई एक्सपेक्ट करने लगे, होप आपसे कोई रिलेट कर ले, और बाद में आप कह दें नहीं हम नहीं कर सकते। तो ऐसा बफर नहीं चाहिए। तो आपने न्यूट्रल मैसेज के तौर पर आपने लिखना है कि थैंक यू फॉर योर अवर कस्टमर, या वी आर योर रेगुलर कस्टमर, या यू आर अवर रेगुलर कस्टमर, इस तरह की कोई बात, या वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प आवर कस्टमर, कुछ इस तरह की चीज से स्टार्ट करते हैं, विच इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग लाइक अ बफर। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था तब कि जो सीए की बुक में उन्होंने इनडायरेक्ट प्लान को इस तरह दिया है, बफर दे दो। बफर की डेफिनेशन, न्यूट्रल पॉजिटिव स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द आइडिया ऑफ मैसेज बट नॉट मिसलीडिंग, ठीक है? आइडिया के लिए है लेकिन मिसलीड नहीं करा। और ऑफर एक्सप्लेनेशन, या आप उसके बाद बफर दे दो, एक्सप्लेनेशन दो किस चीज की, बुरी खबर क्यों आने वाली है। फिर आपने बुरी खबर दे दी, इसने जिक्र नहीं किया लेकिन करनी, लेकिन आपने एम्फेसाइजिंग, अवॉइड एम्फेसाइजिंग रिफ्यूजल, आपने अगर इनकार कर दिया है या कोई बुरी खबर सुना दी है, उस पर स्ट्रेस ना दो बार बार। ये ना कहो कि आपको दुख हो गया होगा या कुछ बुरा लग रहा होगा, बट बार बार कहो। फिर प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव, उसको कोई ऑल्टरनेटिव दो कि भाई ऐसा कर लेते हैं। और एंड विद अ पॉजिटिव कर्टियस स्टेटमेंट, आपने हमेशा ही हर मैसेज को एंड करना है पॉजिटिव और कर्टियस, बहुत ही अखलाक वाली स्टेटमेंट के साथ, ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है। और शायद मुझे याद नहीं है कि आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बताया था कि एक पर्सन जो है, आप एयरपोर्ट पे हैं और आपका जहाज जो है वो लेट हो गया है 7 आवर्स के लिए, तो तब आपको क्या करना है? यानी आपको अनाउंसमेंट आएगी, पहले वो कहेंगे थैंक यू, आपने अपना एंजॉय किया होगा सफर, यानी ये बफर दे दिया। फिर उन्होंने बताया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाती हैं, तो उसमें कोई ना कोई रीजन होती है, आपकी भी लेट हो रही है इतने आवर्स, लेकिन साथ ही कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि क्यों हम नहीं इस जहाज आ रहा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है कोई। और उसके लिए सारे मुसाफिर डर जाते हैं ना कि सिक्योरिटी से तो बेहतर है कि इनसिक्योर होने से कि हम यहाँ पे स्टे करें, इधर ही रुक जाएं। और फिर ऑल्टरनेटिव देते हैं कि आप जो है, आपको हम दे रहे हैं वाउचर्स, जिसमें से आप फ्री वाउचर्स हैं, आप आके कलेक्ट कर लें हमारे डेस्क से, और जाकर यहाँ पे जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पर आपने उसके लाउंज में या फूड कोर्ट होता है, वहां पे जाके आप अपना एंजॉय करें, ठीक है? यानी खाना खाएं या कुछ ड्रिंक्स आप ले लें, तो और फिर कहेंगे उम्मीद है कि आप अपना एंजॉय करेंगे टाइम को। तो इस तरह से हमने खत लिखना होता है। और ये भी आपको बताया था कि आमतौर पे आपको जो खत आते हैं लिखने के लिए पेपर में, वो या तो ज्यादातर कंप्लेंट होते हैं, बैड यानी बुरी खबर इस तरह होती है कि जी चीजें टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, और दूसरी होती है, और उसमें अगर आप कहते हैं ना खराब हो गई, उसमें भी हल्का सा स्टार्ट आप बफर दे सकते हो कि भाई हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बट दिस टाइम इट हैपेंड कि ये हो गया है। और दूसरा आपको खाता था एडजस्टमेंट का, उसमें भी बफर से स्टार्ट करें कि जी आपका
एक्नॉलेज करें कि आपका मिला, लेकिन हमें अफसोस है, रिग्रेटफुल हैं कि आपके साथ ये हुआ, लेकिन हम आपको ये दे रहे हैं। अगर तो वो बंदा ठीक है, जस्टिफाइड है, तो आपने उसका नुकसान पूरा करना है। अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो आपने उसको अच्छा ऑल्टरनेटिव बताना है। ठीक हो गया, समझ गए बात? आई थिंक आपको ये समझ आ गई। फिर एक और बात समझा दूं, रूटीन मैसेजेस एक होते हैं, एक होते हैं नॉन रूटीन मैसेजेस। रूटीन मैसेजेस होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट प्लान यूज कर लेना होता है। जो नॉन रूटीन इश्यूज होते हैं उसमें आप कोशिश करें इनडायरेक्ट प्लान इस्तेमाल करने की। नॉन रूटीन स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कोई खास बात हो जाती है आम मसलों से हटकर। फिर एक चीज आपको सिखाई थी जो नीचे अब आपको नजर आ रही है, इनडायरेक्ट के लिए इंडक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता है एग्जामिनर, डायरेक्ट के लिए डिडक्टिव का, प्लान के लिए अप्रोच का, यानी या अप्रोच के लिए प्लान का। तो आपको वो कह सकता है डिडक्टिव प्लान, डिडक्टिव अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, एक ही मतलब है। ठीक है। तो और तीसरा जो परसुएशन थी, कुछ लोग कहते हैं ये सेपरेट है, थर्ड प्लान है, और कुछ लोग कहते हैं इनडायरेक्ट प्लान का हिस्सा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं ना खबर करनी, आपने लोगों को पहले तैयार करना है उसके लिए। तो उसके लिए परसुएशन, और परसुएशन के लिए हमने क्या किया था, हमने सीखा था कि आइडा फॉर्मूला, ये आपको जरूर पेपर में आ जाता है, आइडा फॉर्मूला यूज करो, आइडा अप्रोच इसको कह लो। और आइडा अप्रोच, एक आइडा इज एक्रोनिम, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। आप किसी की अटेंशन लें, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसके अंदर डिजायर हो, और फिर वो किसी एक्शन की तरफ आ जाए। तो ये आपका जो है ये तरीका होगा। इसके बाद है आपके पार्ट्स, यहाँ पर हमने पढ़े थे, ये इनके नाम आपको जरूर आने चाहिए। जो लेटर के ऊपर लेटर हेड जिसे कहते हैं उसे हेडिंग भी कहते हैं। ये सेंडर का एड्रेस होता है, आपको ये लिखना सिखाया था। इसमें लोगो लगाओ, कंपनी का नाम लिखो, एड्रेस लिखो, ठीक है। तो आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखो, अगर वेबसाइट है लिखो, ये आपको मैंने सारा लिखना सिखा दिया हुआ है। इस तरह से आपने भी लिखना है। उसके बाद है डेट, आप लिखते हो, डेट पर आपको सवाल आ सकता है कि डेट जो है आपको बताया यूएस स्टाइल ये है कि अक्टूबर 12, 2005, या आप 2021 लिखोगे। और अगर यूके स्टाइल लेना है तो 12 अक्टूबर इस तरह लिखोगे, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, आपको 4 लिख के देगा, उसमें से एक ठीक होगी, तो आपने बताना है वहां पर, ठीक है। आपने क्या चीज अवॉइड करनी है, आपने ऑर्डिनल्स नहीं लगाने, ठीक है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12th, 25th, ये नहीं लगाने, 31st, ये नहीं लगाने किसी भी सूरत में। तो आपको ये, और ना ही आपने लिखना है कि जी 12, 8 या 9, ये 10 बन रहा है अक्टूबर, 12, 10, 2005 नहीं लिखना, क्योंकि यूएस में मंथ पहले होता है। अगर आपने स्लैशेस के साथ या डैशेस के साथ डेट लिखते हो ना, वो नहीं लिखनी, ठीक है। 12, 10, 2005 नहीं लिखना, क्योंकि यूएस का स्टाइल है, वो हमेशा पहले मंथ लिखते हैं और बाद में वो लिखते हैं। तो आपने इसलिए ये नहीं करना, ठीक हो गया। और उसके बाद है नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जो कि कोई भी आपकी फाइल का रेफरेंस होता है, अकाउंट का होता है, ऑर्डर नंबर होता है, पॉलिसी नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, वो आपका एक नंबर डाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि आपको लेटर लोकेट करना इजी होता है। इट इज लाइक अ रेफरेंस, इट्स लाइक ऑडिट ट्रेल, जिसे कहते हैं ना, पुराना रिकॉर्ड आपका मेंटेन होता है इससे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपने इस पे करना है ध्यान से, इतना लंबा आपको कोई नहीं आएगा पेपर में। अब पहले पढ़ लिया आपने ये कि रेफरेंस यूजुअली टाइप बिलो द डेट लाइन, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया है डेट लाइन के नीचे नहीं सिखाया, मैंने आपको उसके ऑपोजिट बनाना सिखाया, सामने। क्यों? ताकि आपका पेज बहुत लंबा ना हो जाए आपका, तो फिर इस तरह लेटर अगले पेज पे चला जाएगा। ये आपने देखना है रेफरेंस क्या होता है, पूछ सकता है आपसे इसके बारे में डेफिनेशन। और यहाँ पर कुछ रेफरेंस मैंने बना के दिखाए थे, और ये मैंने आपको वैसे लिखने भी सिखा दिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी बात, इनसाइड एड्रेस क्या होता है, रिसीवर का एड्रेस, जो कि जिसने आपसे जिसको आपने खत लिखा है। और ये एड्रेस कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता, ये हमेशा लेफ्ट अलाइंड होता है, लेफ्ट साइड पे आता है। और एंटर प्रेस करके आप अगली लाइन में चले जाते हो। आपने उस पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन लिखना होता है, उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसमें
आपको उनका फोन नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको बस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अगला पार्ट है ग्रीटिंग या इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन का मतलब है हाउ वुड यू एड्रेस अ पर्सन, आपने पर्सन को कैसे पुकारना है, ठीक है। आप उस यहाँ एड्रेस से मुराद एड्रेस नहीं है, वो तो आपने लिख दिया। अब आपने उसी नाम से पुकारना है जिस नाम से इनसाइड एड्रेस में उसका नाम लिखा था। आपने अगर उसका नाम देखिए, यहाँ पर आपको इनसाइड एड्रेस दिखाया, रिजवान, मिस्टर रिजवान दाऊद लिखा है, आप ऐसे ही लिखेंगे मिस्टर रिजवान दाऊद। कुछ लोग क्या करते हैं, आखिरी टाइटल लिख देते हैं, मिस्टर दाऊद भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में जरा ये होता है ना कि आखिरी नाम ज्यादातर हमारे अब्बा का होता है, इसलिए या तो आपका कोई फैमिली नेम है, जैसे कहते हैं जी खान है, अलवी है, या सैयद हैं, या कुछ जो भी नाम आपका है, तो वो फिर आपके एंड में आ जाए तो उससे ज्यादा बेहतर रहता है, डियर मिस्टर खान आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। फिर आपको एक और चीज सिखाई थी कि जो भी प्रोफेसर डॉक्टर अगर किसी के नाम से पहले आता है उस पर आपको मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसे हम प्रोफेशनल टाइटल कहते हैं। और जो मिस्टर और मिसेस वगैरह होता है इसको कर्टसी टाइटल कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज सिखाई थी हमने कि अगर आपने जैसे है ना, आपको अगर कभी कभार ऐसा होता है कि खातून का नहीं पता कि मिस्टर है ये जैसे एक नाम है नसीम, हमें नहीं पता ये खातून है कि नहीं, तो बेहतर होता है कि डियर नसीम लिख दिया जाए, ठीक है। उस वक्त ऐसा आप कीजिए। फिर खवातीन के नाम के बारे में आपको बताया था कि अनलेस खातून खुद अपने नाम के साथ मिस या मिसेस लगाए तो आपने मिस मिसेस लगाना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर ये वर्ड है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एमएस लगाना है। एमएस इज प्रेफर्ड, एम कैपिटल एस स्मॉल, डॉट भी लगा दे तो अच्छा ही है, क्योंकि आप जब टाइप कर रहे होंगे ना तो वरना वो लाइन देगा आपको कि ये गलत लिखा हुआ तुमने, तो ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मिस, ठीक है, मिस नहीं कहते मिस। तो ये खातून के नाम के साथ पहले लगाएं क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो मैरिड है कि नहीं। इसके बाद है सब्जेक्ट लाइन, ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है। सब्जेक्ट लाइन को कई दफा लोग वर्ड ये देखिए सब्जेक्ट के साथ या फिर आर ई रिगार्डिंग इसके साथ भी लगा देते हैं, ठीक है, कि मैंने या आर ई लगा देते हैं कि मैंने किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आपके साथ, या सब्जेक्ट। होता क्या है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब आप उनका रिसीवर का इनसाइड एड्रेस लिखते हो और ग्रीटिंग से पहले सब्जेक्ट लाइन दो, लेकिन आजकल के दौर में जब आप किसी को कह देते हो ना डियर मिस्टर शाहिद दाऊद जो भी लिखा है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन देनी है। और सब्जेक्ट वर्ड लिखना ऑप्शनल है, आपका मर्जी है लिखे वर्ड सब्जेक्ट, बेशक ना लिखे। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ जो है वो आपने ज्यादातर हमारे लेटर्स जो हैं 3 पैराग्राफ के होते हैं। पहला पैराग्राफ छोटा, आखिरी वाला बिल्कुल कंक्लूडिंग बाजू का एक लाइन का होता है, और बीच वाला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होता है जो एक्सप्लेन करता है इंफॉर्मेशन को। इन दैट केस व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक अ पैराग्राफ नहीं देना, आपने कोई ऑर्डर किया है या आपने ऑर्डर रिसीव किया है, उस सूरत में आप बुलेट पॉइंट्स यूज करते हो। तो आप पैराग्राफ लिखो कि आई वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स, आगे बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगी, ठीक है। और फिर एंड कर दीजिएगा आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू सेंड मी द डिटेल बाय दिस डेट, आपने एंड कर दिया, बस खत्म। तो वहां पर हमारा पैराग्राफ नहीं आते, एक पैरा, आखिरी लाइन, और बीच में आपने ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स दे दी। एक और लफ्ज यहाँ पर सीखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसे कहते हो या साइन ऑफ कहते हो, या इसे लोग कुछ क्लोजर भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर दो ही याद रखें आप। ये आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है, ये एक चीज सीख लीजिए। जब आपने किसी को, ये दूसरी लाइन में पढ़ रही हूँ, पहले ये देखते हैं, डियर मिस्टर एबीसी जो भी उसका नाम था वो लिखा, और इसके बाद याद रखिए एक और बात मैं बता दूं, इसके बाद कॉमा जरूर होता है, ठीक है। जब आप किसी का नाम एड्रेस करते हो ना, पुकारते हो डियर मिस्टर एबीसी जो भी लिखा, कॉमा जरूर लगाना है, या डियर सर या मैडम लिखा, इसी तरह यहाँ पर भी आपने डियर सर लिखा है, मैडम लिखा है, और कई दफा ना हमें दोनों लिखने पड़ जाते हैं, पता क्यों, हमें पता ही नहीं होता कि जिसको हमने खत लिखना है वो मेल है कि फीमेल है, यानी उसका नाम नहीं मेंशन हुआ होता। जी लिखा है कि जी हमारे एचआर मैनेजर को आप लिख लें, अब एचआर मैनेजर खातून भी हो सकती है और बंदा भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं डियर सर स्लैश लगाकर ऑब्लिक का निशान और मैडम लिख देते हैं।
फिर एक दफा कॉमा आता है, ठीक है। तो अगर आपने अलग किया, सिर्फ डियर सर लिखा है तो कॉमा लगा दीजिए, अगर खाली डियर मैडम लिखा है तो आप कॉमा लगा दीजिए। और इसके साथ ज्यादातर लोगों का ख्याल है योर्स फेथफुली लिखिए, ठीक हो गया, सर और मैडम के साथ। लेकिन अगर किसी का नाम ले रहे हो तो योर्स सिंसियरली लिख लो या सिंसियरली योर्स। हाँ, इसके बाद भी आपके अगर नोट्स में मेरे ख्याल ये नहीं होगा, लेकिन आप नोट कर लो ना कहीं पे, योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, दोनों में आपने कॉमा जरूर लगाना है। अगर आपने योर सिंसियरली लिखा है तो वाई कैपिटल हो जाएगा, सिंसियरली का स्मॉल। और अगर आपने सिंसियरली योर्स लिखा है तो एस कैपिटल वाई स्मॉल। और एपोस्ट्रोफी कहीं नहीं आएगी। एपोस्ट्रोफी क्या होती है पता है ना, जो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर डाल के दिखाती हूँ आपको, और आप कहेंगे ये नहीं लगानी, समझ गए बात को, एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, ये गलत है। तो ये क्योंकि ये इससे आपकी ग्रामर खराब हो जाती है, लोगों को इस चीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ये गलत है। उसके बाद जी, जब आपने योर सिंसियरली लिखा, उसके बाद आपने पहले सिग्नेचर करनी, अपनी सिग्नेचर, जब आप सचमुच खत लिखेंगे। और आपको सिखाया है कि आपने लफ्ज सिग्नेचर लिखना है। आपका तो वैसे ही पेपर टाइप होके आना है, जो लोग पेपर में भी करते हैं ना, जो आप कागज पे करते हो, उस पर भी मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि आपने लफ्ज सिग्नेचर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नाम लिखिए। अगर उसने आपको, एग्जामिनर ने नाम दिया है आपका, तो आप नीचे अपना नाम लिख दीजिए और डेजिग्नेशन लिख दीजिए। अगर उसने नहीं दिया तो आप अपने नाम के साथ लिखते एक्स वाई जी नेम, एबीसी नेम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ये नाम लिख दीजिए। तो ये आपका एक तरीका है। उसके बाद आपने इसको नीचे आपने डेजिग्नेशन लिखना होता है, और उसके बाद उसको कर ले। यहाँ पर मैंने आपको ये करके दिखाया, ठीक है। ये आपको जोनाथन विल्सन, हालांकि उसके नाम जो स्पेलिंग है ना, उसका जो उसका साइन है सिग्नेचर, उससे पता चल रहा है उसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। फिर कुछ और पार्ट हैं जो ऑप्शनल पार्ट्स हैं। कार्बन कॉपी नोटेशन इसको कहते हैं, इसको सीसी बोलते हैं। ये तब लगाते हो खत के नीचे जब आपने उस पर्सन जिसको खत लिख रहे हो, यानी आपका एड्रेसी, आप एड्रेसर हो वो एड्रेसी है, उसको लिख रहे हो, उसके अलावा किसी और को अगर आपने कोई कॉपी भेजनी है तो आप कार्बन कॉपी नोटेशन डाल देते हो, सीसी मिस्टर मेहता। जी अजान हो जाए जरा। जी, और इसके बाद एक और जो पार्ट है वो है एनक्लोजर, इसको भी एनक्लोजर नोटेशन कहते हैं। ये एक किस्म का, जब आपको ईमेल करो, आप किसी अटैचमेंट लगाते हो, उसकी जगह पे एनक्लोजर होता है। और एनक्लोजर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपने अ, खत का लिफाफा जो आप जाएगा, उसके अंदर आपने कुछ और चीजें भी एनक्लोज कर दी है। मिसाल के तौर पर आपने ये किया कि आपने अपनी कॉपी भेजी है, ये लिखा है ना, कॉपी ऑफ इनवॉइस आपने भेजी है, कहीं ब्रोशर आपने भेजा है, अपनी एडवर्टाइज कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपने कहा जी मैंने आपका एनक्लोज कर दिया है, ठीक है, उसकी कॉपी एनक्लोज कर दी है। एनक्लोज का मतलब है मैंने इसके अंदर डाल दी है, तो एनक्लोजर उसे कहते हैं। आप या तो नीचे जो मैंने लिख के दिखाया एनक्लोजर कोलन आगे 2 लिख दिया,
ब्रैकेट निकाल दो, ब्रैकेट के बगैर भी डू लिख सकते हो, उसका मतलब है इसमें 2 मैंने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं खत के अलावा। और या फिर आपने उसका नाम ही लिख दिया कॉपी ऑफ इनवॉइस, मैंने कॉपी ऑफ इनवॉइस डाली हुई है, ठीक है। तो ये आपने लिख, इसका मतलब ये है, यानी कोई चीज जो कि सप्लीमेंट होती है, सपोर्टिंग होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो आप खत के अलावा डालते हो, उसे आप एनक्लोजर में डाल मेंशन कर देते हो, ताकि लेटर के ऊपर एक एक एविडेंस रहे कि जी ये किया। और एनक्लोजर भी और सीसी जो लिखा है वो भी अपना नाम लिखकर, सिग्नेचर नाम और उसके नीचे अपना डेजिक के बाद लगाते हो। कुछ लोग उसको राइट एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, तब भी कर सकते हो कि आपने अपना डेजिग्नेशन लिखा है, उसके पैरेलल राइट साइड पे ले जाओ, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आपको भी जब खत आए लिखने के लिए, आप अगर समझ लेंगे ना कि जी मैंने इसकी पुरानी रिसीट डाल दी है, तो आप जरूर नीचे इनक्लोजर डालो, इनक्लोजर कॉपी ऑफ इनवॉइस। तो इस तरह आपका खत जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देगा। इसके अलावा मैंने आपको इस ब्रैकेट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ENC ENCS अगर ज्यादा हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, एब्रीविएशन यूज कर सकते हो एनक्लोजर की जगह पे। ऐसे रेफरेंस को REF लिख सकते हो टॉप पर, इसी तरह एनक्लोजर को ENC लिखा जा सकता है, ठीक है। और S भी लगा सकते हो, बेशक ना भी लगाओ, 2 कॉपीज आगे कर दो तब भी ठीक है। फिर एक और चीज है, ये भी सारे ही क्या पार्ट है, दीज आर जिसे कहते हैं ना ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ द लेटर। अच्छा, इसके लिए एक जरूरी बात याद रखिएगा कि जो आपको मैंने दिया हुआ है ना, आपको कैप्लन की बुक है, उसके आखिर में जो एक एक चैप्टर दिया हुआ है, कैप्लन की बुक आपके पास पड़ी है यहाँ पर, उसका ना पढ़े उसको बेशक, उसका सिर्फ चैप्टर के एंड में एक आपको मिलता है, यानी क्वेश्चन मिलते हैं, और बिल्कुल एंड में उसकी की बनी हुई है, वो आप जरूर एक दफा कर लेना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसमें जब आप करोगे तो और क्लियर हो जाएगा कि सवाल किस तरह से लेटर के ऊपर आते हैं, या और भी बहुत चीजें जो आपने पढ़ी है प्रेजेंटेशन ये इसके ऊपर आती है, एक दफा आपको क्लियर हो जाएगा, आप जरूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद है जी PS, जिसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट में ज्यादातर ये होता है कि अगर कोई आप खत कंप्लीट कर चुके और कोई चेंज आ जाती है, यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ ये ICMA की बुक्स में था कि राइटर फॉरगेट्स टू इंक्लूड समथिंग, तो आप PS डाल दो। मेरा खत खत्म हो चुका है, मैंने PS डाल दी, कई लोग PS लिख कर ना सेंटर कर देते हैं लाइन को। उसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने खत में आपको ये मिसाल दी थी कि खत में लिखा कि आप फलां दिन फलां वीक में हमारे पास विजिट कर लें फलां टाइम तक, लेकिन आपको पता चला अचानक ही कि जी मीटिंग आ गई, तो आपने वहां PS लिख दी कि फलां टाइम को आप फलां दिन मत आइएगा, हम मीटिंग में होंगे, तो आपने PS ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे मुझे इससे याद आ गया है कि टॉम एंड जेरी आप लोग जरूर देखते होंगे, हमेशा लोगों को हर उम्र में पसंद आते हैं कार्टून। तो टॉम एंड जेरी है, बचपन ही आप देखा होगा। टॉम एंड जेरी में ना एक जो है ना जेरी, वो चला जाता है किसी और कंट्री में, और शहर में किसी, और वहां पे देखता है कि बड़ी गहमा गहमी है, और उसे अपना गांव याद आता है जहां से टॉम के साथ वो रहता था, तो उसको खत लिखता है। तो उस खत में भी ना मुझे याद है PS एक था, उसमें PS डाला कि मैं इतना तुम्हें मिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, यानी हालांकि आपको पता है कि किस कदर उनकी लड़ाई है टॉम एंड जेरी की, लेकिन उसके अंदर उसने ये चीज लिखी हुई है, तो मुझे इससे याद आ जाता है, जब मैं PS पढ़ाती हूँ तो मुझे वो याद आता है कि खत उसने भी लिखा, उसके नीचे भी उसने कहा। उसके बाद है अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन भी एक ऑप्शनल पार्ट है, ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है, ये ज्यादातर खत की टॉप पर होता है, ठीक है। और आप किसी को, किसी खास पर्सन की अटेंशन चाहते हो, लाइक एक खत आपने कंपनी को लिखा है, लेकिन आप अटेंशन किसी की चाहते हो, तो आप उसका नाम लिखकर या उस डिपार्टमेंट का नाम लिखते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पर इनसाइड एड्रेस, अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है इनसाइड एड्रेस है, यानी रिसीवर का एड्रेस है। उसके बाद अटेंशन लाइन दी है कि खत तो एक कंपनी के नाम गया है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक खास पर्सन को अगर आप लिखते हैं, या आपने यहाँ पर तो लिखा है मिस्टर ABC मैनेजर ABC कंपनी, और अगर आप ऊपर वाला ना भी हो मिस्टर ABC, तो आप अटेंशन लाइन इज जस्ट फॉर सम पीपल, आपको जरूरत नहीं है डालने की, सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको जरूरत होगी जब आपने किसी की अटेंशन आपको चाहिए, रिटर्न टू अ कंपनी, आपकी पहले किसी से बात हो चुकी होगी, तो आप उसको टेंशन दे दें कि जी उनसे मेरी बात हुई थी तो वही मुझे डील कर ले, ठीक हो गया।
इसके बाद यहाँ पर ये आपको पहले भी बहुत दफा दिखा दिया हुआ मैंने, ये एक खत है, इसके अंदर सारे पार्ट्स बता दिए गए हैं। और ये चूंकि अब आपको लिखना भी आता है तो जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर हम टाइम जाया करें, लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो बहुत ही टिपिकल खत है कि आप इतनी स्पेसेस छोड़े, इतनी स्पेसेस छोड़े, आजकल हम नहीं छोड़ते। ठीक है, हमें सिर्फ इसलिए ये देखना है कि इसकी हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग ये नाम है सेंडर का, इनसाइड एड्रेस है रिसीवर का एड्रेस है, सैल्यूटेशन उसको ग्रीट किया, बॉडी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया आपने, ठीक है, और सिग्नेचर लाइन आपने दी है। तो ये आपका इस तरह से आप एड्रेस खत लिखते हो, आपको वैसे ही उसकी प्रैक्टिस है। फिर आपने फुल ब्लॉक, बस मैंने आपको बता दिया है, इतना याद रखिए, सारा लेफ्ट लाइन होता है उसको आप कहते हो फुल ब्लॉक। उसमें अगर कंपनी का एड्रेस पहले से छपा हुआ है ऊपर टॉप पर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तब भी सारा कुछ लेफ्ट पे कर दो, ठीक है। और अगर ये नहीं छपा हुआ और आप एक जैसे अपने घर से खत लिखते हो, तो आपको मैंने बताया था ना कि आप अगर घर से खत लिख रहे हो तो क्या करना होता है, आपने आपने अपना एड्रेस भी लेफ्ट पे ले जाना, जिस तरह के यहाँ पर छोटे वाला जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, अपना एड्रेस लिखिए, डेट नीचे लिखिए, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखिए, आपने फिर तब ऐसे करना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल जो होता है, सिर्फ इतना याद रखिए कि ब्लॉक स्टाइल की थोड़ी चेंज की हुई शक्ल है, जिसमें सारा कुछ लेफ्ट ही रहता है, सिर्फ आप यहाँ पर डेट राइट पे ले जाओ या सेंटर में सिग्नेचर कर लो, सिग्नेचर वाला एरिया योर सिंसियरली वाला आप कर सकते हो, इसे आप मॉडिफाइड कहते हैं। और फिर एक स्टाइल आ जाता है जिसे आप यहाँ पर है जी, सेमी ब्लॉक स्टाइल भी दे दिया गया है, और एक इंडेंटेशन वाला स्टाइल भी होता है जिसमें कि आपने देनी होती है, यानी इसे सेमी ब्लॉक भी कह सकते हो, और एक होता है इसको इंडेंटेशन आप कहते हो। इंडेंटेशन का मतलब है कि पैराग्राफ का, ये जो पैराग्राफ शुरू होता है ना, इसकी स्पेस देनी होती है, 5 दफा बार प्रेस करके स्पेस देनी होती है, तो इसे आप कहते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट था, यानी 7 नंबर जो हमारा सेट था वो खत्म हो गया। अब हम 6 वाला पहले कर ले, हम 5 और 7 कर रहे थे। अब 6 वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे, मिस कहेंगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य इसमें, लेकिन जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ कि जो चीजें आपको पेपर में आएगी। पहले मैं इसकी एक ना बेस आपको समझा देती हूँ, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले से पढ़ा है और वो लोग भी जो अभी पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको सवाल आता है, ये है आपका 6 नंबर सेट है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको हम आईपीसी भी कहते हैं। इसमें हमने ये देखना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात, दो चीजें ध्यान से रखिएगा, 2-3 चीजें। फिर ये जो चीजें मैंने लिखी ना, कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन, ये चूंकि आईसीएमए की जो बुक है उसके अंदर इसका जिक्र था ना, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि कहीं वहां से कोई पेपर में सवाल बनाए तो आप घबरा ना जाए। अब आप ध्यान से सुनिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दूसरी आम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से किस तरह फर्क है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि लोगों के बीच में बात, और आम कम्युनिकेशन जो थी वो तो बस एक कम्युनिकेशन हो रही है, वो तो लोगों में ही होती है, लेकिन यहाँ पर है पर्सनल लेवल पे। और वो पर्सनल लेवल किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं कि किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको समझता है, ठीक है, आप उसे समझते हो, तो हमने आपस में जब बात की, उसके लिए पहली बात ये है कि वो बताएगा कि जिस तरह आपको आम कम्युनिकेशन में कंपोनेंट्स चाहिए थे, सेंडर रिसीवर और उसके बाद फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, वही कुछ आपको चाहिए, तो वो बन जाएगी कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन। अगर हम डेवलपमेंटल डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो कहेगा कि पहले हम अगर किसी को नहीं जानते तो बाद में हम उसको जानते हैं, उस लेवल पर हम बात करेंगे। अब ये समझ लेते हैं। और रिलेशनल का मतलब है कि जब हम दो लोग बात करते हैं तो हमारे दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं अगर किसी स्टोर पे जाके चीजें खरीदूं तो मेरा उससे कैसे क्या रिलेशन है। भाई टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए तो बना, आपने सड़क पे जाते बंदे को तो नहीं पुकारा ना कि भाई इधर आओ मेरी गुफ्तगू सुनो या मेरे से एडवाइस ले लो। आपने उनसे चीजें मांगी तो वो आपको बता देगा। ये चीजें आपने नोट करनी है। Interpersonal communication is communication that is taking place between people. At least 2 people are required. और आपको याद होगा स्लाइड्स पे मैंने जब आपको बनाया था, 2 लोग आपको चाहिए,
जब कम से कम दो लोग बात करेंगे तो उसे डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं, और दो लोग जब बात करते हैं उसे डायलॉग कहते हैं। ठीक है, डाया मीन टू। उसके ऑपोजिट एक और हम चीज सीखेंगे, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था, मोनोलॉग। MONOLOGUE। मोनोलॉग मीन अकेला एक आदमी बातें कर रहा है। वो क्या है? खुद से बातें करना। वो मैं आपको अलग सेट में पढ़ा दूंगी। वो खुद से बातें क्यों करते हैं, हम कुछ एबनॉर्मल थोड़ी है, लेकिन वो मैं आपको सारा बता दूंगी। तो इंटरपर्सनल में आपको दो लोग कम से कम चाहिए, ताकि डायडिक कम से कम हो जाए, कम से कम डायलॉग हो जाए, और फिर आप उनसे बात करते हो। ठीक है, ये हम आपको अभी बताते हैं इसके बारे में सारा। तो और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने आपको बताया था, जोसेफ डवीटो ने पूरी किताब लिख डाली है, और उसने इसमें लोगों के दरमियान पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बात की हुई है। और जब भी वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात लिखता है तो उसका मतलब है ज्यादातर फेस टू फेस, कि हम और आप बातें कर रहे हो फेस टू फेस, और इंटरैक्टिव डिस्कशन हो रहा हो, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर हमें हेल्प आउट कर रहे हो, और उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। लेकिन आज का जो दौर है उसमें डाइवर्सिटी बहुत आ गई है। आप जूम पे बात कर लें, आप वीडियो कॉल कर लें, ठीक है, उसको भी हम इंटरपर्सनल ही कहते हैं। टेलीफोन पे कर लें तब भी इंटरपर्सनल कहते हैं। अच्छा जी, ये मुझे लगता है कि आपको शायद मेरे बैग से कुछ शोर की आवाज आ रही है। हमारे एक नेबर हैं, इनको पता नहीं क्या है, अब थोड़े दिनों के बाद कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करा देते हैं ये लोग। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका घर कब कंप्लीट होगा। अच्छा जी, अब आपने कंपोनेंशियल डेफिनेशन में लिखा है कि जी हमें कंपोनेंट्स चाहिए, सोर्स, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, चैनल, मीडियम, नॉइज, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट। ये आपको आम बी कम्युनिकेशन में चाहिए। ठीक है, तो कंपोनेंट पूरे होंगे तो आपकी इसको कंपोनेंशियल डेफिनेशन कह दो। इसका एक और नाम भी अभी पढ़ेंगे, यूनिवर्सल्स, वो भी पढ़ लेते हैं। फिर आपको मैं दोबारा से, यानी कंपोनेंशियल डेफिनेशन या यूनिवर्सल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ही चीज है, इसको नोट कर लें। और ये सवाल आपको पेपर में जरूर आता है। इंटरपर्सनल पे सवाल आपको यूनिवर्सल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे सवाल बहुत ज्यादा आ सकते हैं, एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन पे सवाल आ सकते हैं, ये भी इंटरपर्सनल के होते हैं। दो आपको लाजमी ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, आपने वो याद रखना है। ये एक समझ लें, आपको वैसे ही सपोर्टिंग एक मटेरियल है कि अच्छा इसको हम कॉम्पोनेंशियल कह देंगे डेफिनेशन, जबकि कॉम्पोनेंट्स पूरे हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन को लिखा है कि interpersonal communication is the process of sending and receiving messages between two persons or among a small group of persons with some effect and some immediate feedback occurring all the time। जारी बात है, अगर मैं और आपस में बातें करें, और जो ग्रुप होता है ना, कहते हैं ना, अगर स्मॉल ग्रुप लिखा है, अगर बड़ा ग्रुप हो जाए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, अगर आप पीडीएम में खड़े एक स्पीकर है जो इतने बड़े मजमे को बात कर रहा है, तो वो पर्सनल लेवल पे तो नहीं उनको जानता, हम इसे इंटरपर्सनल नहीं कहते। तो ऐसा ग्रुप जिसको मैनेज कर सको, जिससे आप इंटरेक्ट कर सको, क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को समझ नहीं आ रही, टीचर उसको रोक लेता है, कहता है क्या बात है, बताओ मुझे, क्यों नहीं समझ आ रही, तो इसे हम इंटरपर्सनल तब तक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंटल डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि आपको जब लोगों से मिलते हो तो उस दौरान उनका साइकोलॉजिकल डेटा सामने आता है, उनका एक्सप्लेनेटरी नॉलेज सामने आता है, और फिर पर्सनली इस्टेब्लिश रूल वाकया हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात थोड़ी सी, आपको याद होगा, मैंने आपको स्लाइड के ऊपर आपको मैंने दिखाया था कि स्लाइड पे हमने क्या किया था, कि आपको मैंने कंटिन्यूम दिखाया था, याद है? कंटिन्यूम क्या था? जिसमें आपके पास आ, एक रोशनी का धारा जैसे होता है, हल्की से गहरी हो रही है रोशनी, बिल्कुल ऐसे ही ये डेवलपमेंटल डेफिनेशन ये कहती है कि आपने लोगों को पहली दफा मिलते हो ऑफिस में, आप नहीं उसको जानते, आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात खुलना शुरू हो जाते हैं, आपको उसकी कैफियत का पता चलना है, जब वो खुश हो तो ऐसे करता है, जब वो नाराज हो ऐसे करता है, जब वो दुखी है तो ऐसे करता है, आपको उसकी साइकोलॉजी दिमाग की क्लियर हो जाती है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी समझ में आती हैं, जब वो करता है तो एक्सप्लेनेशन जब समझ में आती है कि ऐसा क्यों करता है, तो आप एक्सप्लेनेटरी नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। और पर्सनली इस्टेब्लिश रूल का मतलब है कि आपको खामखा में एक बंदा अच्छा लगने लग जाता है,
और एक बंदा बुरा लगने लग जाता है, आप अपने तौर पर खुद ही उसके बारे में एक राय लगा लेते हैं, तो आप उसके दोस्त अच्छे हो जाते हो। हालांकि बहुत से कॉलीग्स होते हैं, उनमें से एक बंदा आपको अच्छा लग जाता है, बहुत से दोस्त आपके क्लास फेलोज नजर आते हैं, किसी एक से आपकी दोस्ती होती है। इसे हम डेवलपमेंटल कहते हैं, कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों के करीब आ जाते हो। समझ गए बात को? साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेटरी नॉलेज कि वो क्यों ऐसा करता है, उसके क्या हालात है, और पर्सनली इस्टेब्लिश रूल का मतलब है अब मेरी अपनी पसंद नापसंद, कि आपको खाम खाम एक बंदा बुरा लगने लग जाता है या अच्छा, ठीक हो गया। और रिलेशनल में हमने देखा कि लोगों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, इसको डायडिक भी कहते हैं, जिसमें हमने देखा कम से कम दो लोग हैं, और ये देखिए मैंने आपको कंटिन्यूम बना दिया था। और फिर आप इससे पता क्या हो जाता है, आपने ये सीखना है कि आपको इम्पर्सनल किसी के साथ तब होते हो जब किसी को नहीं जानते, लेकिन वो फिर कहता है कि इस लेवल पर भी आप गुफ्तगू कर लेते हो, कि जैसे टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हो, और जिससे आपके घर वाले फैमिली के लोग हैं, आप उनको पूरा जानते हैं, उसे हम पर्सनल भी कहते हैं। और फिर पर्सनल का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड हो गया इंटरपर्सनल। इससे क्या साबित हुआ, ये जो कंटिन्यूम है, इससे एक और साबित होती है बात, कि आप लोगों के साथ जब बात करते हो तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कवरिंग एक्सट्रीम्स। अब देखिए यहां पर ये कवर्स एक्सट्रीम्स, आपको लफ्ज मिला कि जब मैं किसी को नहीं जानती तो भी पर्सनल लेवल पे बात कर लेती हूँ, मुझे समझ जाता है मैंने किधर जाना है ड्राइवर, और जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उससे भी मेरी बात हो जाती है। तो ये एक्सट्रीम कवर हो जाते हैं, कि दोनों सूरतों में हम लोगों से बात कर लेते हैं पर्सनल लेवल पे। इसके बाद यहाँ पर ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और फिर कुछ बेनिफिट्स बताए थे, कि अब जब लोगों से हम बात करते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर्सनल सोशल बेनिफिट्स आ जाती हैं। आप अपनी पर्सनल जो है आपको खुशी मिलती है लोगों से बात करके, आप लोगों से सोशलाइज हो करते हो, आप उनसे फ्रेंडशिप करते हो, आपका ये तरीका यानी आ जाता है जब लोगों से बात कर लेते हो, एक ही बेनिफिट आ गया। दूसरा फिर आपका प्रोफेशनल बेनिफिट आ जाता है, कि अगर आपने जैसे अच्छी गुफ्तगू करनी आती है तो आपकी सक्सेस जो है इसके ऊपर मैटर करती है, कि आप हर पर्सन को उसके लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करते हो और उससे बात करते हो। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रोफेशनल जो प्रोग्रेस है आपकी, या प्रोफेशनल ग्रोथ है आपकी, करियर ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो सिर्फ उन लोगों की हो पाती है जिनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी लोगों के साथ बात करने का तरीका उनको आता है। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की नेचर क्या है। पहली बात यह है, ये सिर्फ आपको अब इस वक्त टाइम नहीं है इतनी डिटेल पढ़ने का, इसलिए मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ ना, वो आप समझ लीजिए बस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इंटर रिलायंट पर्सन, यानी इसकी नेचर ये है कि जब हम लोगों से हमारा ताल्लुक कायम रहता है तो आपस में हम इंटर रिलायंट होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर हमें रिलायंस होती है, डिपेंडेंसी होती है। और अगर एक पर्सन को कोई मसला हो जाए तो दूसरे पर्सन को अफेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर एक पर्सन की खुदा ना खास्ता जॉब निकल जाए तो वो सारे लोग उससे अफेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशन जो है इस तरह अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है एसेंशियली रिलेशनल है। जब हम बात करते हैं तो हमारे दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होता है, चाहे वो टेम्पररी हो या वो परमानेंट हो। ठीक है, ये दूसरी बात थी। उसके बाद है इंटरपर्सनल कवर्स एक्सट्रीम, ये मैंने भी आपको बता दिया कि एक तरफ तो हम किसी को बिल्कुल नहीं जानते, तब भी हम समझा देते हैं अपनी बात, और वो हमें पर्सनल लेवल पे अंडरस्टैंड करता है। आप शर्ट खरीदने जाओ अपने लिए, कोई कोट कोट खरीदने जाओ, आप उसको बताते हो कि मुझे क्या चाहिए, वो आपको समझ लेता है। इसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल नॉन वर्बल मैसेजेस, कि आपने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेजेस शामिल हो जाते हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जब आप कुछ बात कर रहे होते हो साथ साथ आप नॉन वर्बली उनको कम्युनिकेट कर रहे होते हो। इसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स से मुराद है डाइवर्सिटी। अब आप इसमें क्या था कि आपने ये देखा है कि आप ना सिर्फ एक यानी पर्सन से बात करते हो, बल्कि आपने बहुत से तरीके आ गए हैं जिससे आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होते हो, इस तरह उनके बारे में आपको नॉलेज होता है, डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करते हो।
इंटरपर्सनल अगला पॉइंट है इज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल क्या चीज होती है? विच इज काइंड ऑफ साइक्लिक, या आप समझ लें कि जिसमें यू से समथिंग, द अदर वन इज लिसनिंग एंड द अदर वन इज स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, लेकिन वो कहता है ये इतनी अगर बात होती तो ये लीनियर होता, वन साइडेड, मैं बोलूं तुम सुनो और फिर तुम बोलो और मैं सुनूं। वो कहता है ऐसा नहीं है, इट इज ट्रांजैक्शनल। वो किस तरह कि जब हम एक वक्त में बात कर रहे होते हैं तो साथ साथ हम खुद को भी सुन रहे होते हैं। यानी इफ आई एम सेंडिंग अ मैसेज टॉकिंग, आई एम रिसीविंग अ मैसेज एज वेल, आई एम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम यू, आपके चेहरे से, और फीडबैक फ्रॉम योर माई ओन वॉइस, मुझे अपना भी पता चलता है और मैं बात को एडजस्ट करती हूँ। इसी तरह जब तुम सुन रहे होते हो, सिर्फ तुम रिसीव नहीं कर रहे बल्कि तुम फीडबैक भी दे रहे होते हो, साथ साथ तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा स्टाइल से पता चल जाता है। इसलिए इसको हम ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कहते हैं। और ये बात जो है लोगों ने इस तरह से चेक की थी, लोगों ने जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने दिमागों की स्कैनिंग की है और उन्होंने देखा कि जब हम कोई मैसेज बोल रहे होते हैं तो हमारा जहन का वो पार्ट भी बिजी होता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, और जो आप रिसीव कर रहे होते हो तो मैसेज ब्रेन का वो पार्ट भी एक्टिव होता है जो मैसेजेस सेंड कर रहा होता है। इसलिए सेंडिंग एंड रिसीविंग एक ही वक्त में होती है, इसलिए इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। समझ आ रही बात की? अगला पॉइंट है इंटरपर्सनल इन्वॉल्व्स चॉइसेस। ये जो सारे मैं पढ़ रही हूँ ना, दीज आर ऑल हेल्पिंग सपोर्टिंग टॉपिक्स। और जो बेसिक टॉपिक आपको पेपर में आ सकता है वो है, आपको क्या बोला, यूनिवर्सल्स एंड एक्सियम्स, वो अभी उसको हम पढ़ते हैं। फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व चॉइसेस। अब इसका मतलब पता क्या है, हम बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, हम चॉइस कर लेते हैं किससे क्या बात करनी है, इसे कहते हैं कि आपके पास चॉइसेस है। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के पर्पजेस क्या होते हैं? एक पर्पज है लर्न, सीखना, नॉलेज में इजाफा करना। जब हम लोगों से बात करते हैं, ना सिर्फ उनसे नॉलेज लेते हैं बल्कि अगर वो किसी और इलाके के हैं, किसी और कल्चर के हैं, तो हम उसका भी, यानी हमें नॉलेज मिलता है। और ये कहा गया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो आम कम्युनिकेशन, यहाँ पे लफ्ज लिखा है ना कन्वेंशनल एजुकेशन, यानी रवायती एजुकेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ उसका पता चलता है। ठीक है। इसके बाद है टू कनेक्ट, और ये भी इवन ये भी बात है टू लर्न में, हमें अपनी भी वीकनेसेस का और अपनी भी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक हो गया। इसके बाद टू कनेक्ट, दूसरा इसका पर्पस हमें बेनिफिट ये होता है कि हम दूसरों के साथ क्या करते हैं, बेनिफिट हासिल करते हैं। टू कनेक्ट यानी हमारी लोनलीनेस, हमारा डिप्रेशन खत्म होता है और दूसरों से मिलकर हमें प्लेजर ज्यादा मिलता है। या फिर इंस्पायर करते हैं, ना सिर्फ हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बल्कि हम खुद भी मोटिवेट होते हैं। जैसे हम अगर किसी को इंस्पायर करते हैं तो लोग भी तो हमें इंस्पायर करते हैं ना, कि फलां जगह खाना खा लो, फलां तुम एजुकेशन हासिल कर लो, ठीक है, और फलां तुम ड्रेस खरीदो, ये सारा कुछ इंस्पिरेशन है। इसके बाद है टू सपोर्ट। एक और इसका मकसद ये है कि हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ साइकेट्रिस्ट का काम नहीं है सपोर्ट करना, हम अपने दोस्तों को हेल्प करते हैं, कंफर्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम में होता है, कंसोल करते हैं, अगर कोई पर्सन है उसको काउंसलिंग की जरूरत है, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद है टू प्ले एंड एंजॉय। फिर इसमें ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ काम ही करते रह जाएं तो फिर वो हमारी जिंदगी बहुत ही ड्राई हो जाएगी। तो हम लोगों से इसलिए मिलते हैं कि हम कुछ फन एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं, वरना हमारी जिंदगी बहुत ड्राई होगी। तो ये हॉलीडेज प्लान करना और ये सारा कुछ इसमें हमने पढ़ा था। फिर हमने ये देखा कि अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, हमने उसको बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, तो क्या करें? उसका पहला तरीका है स्माइल किया करो। स्माइल जो होता है वो लोगों को इनकरेजिंग होता है। स्माइल करने से हमारी इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। ठीक है। हम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों से मिलते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखो। ऑप्टिमिस्टिक ये हाईलाइट हुआ है, यानी रोशन पहलू देखा करो हर चीज का। चीयरफुल एटीट्यूड रखो, यानी खुश रहा करो, और दूसरों को भी एनर्जी पॉजिटिव इससे मिलती है। इसके बाद है एनकरेज अदर्स।
दूसरों को इनकरेज करो। इसका ये मतलब है कि ये नहीं कि आपने हमेशा ही लोगों में आपने नेगेटिव चीजें ढूंढनी है, बल्कि दूसरों को इनकरेज करने का तरीका है कि आप अगर वो यानी कोई पर्सन ने सक्सेस अचीव की है, आप उसको सेलिब्रेट करो। अगर कोई बंदा अच्छा लगता है उसको प्रेज करो, एनकरेज करो, अपने रिलेशन बेहतर करो। तो ये एक उसने तरीका बताया कि एनकरेज करो दूसरों को विद योर एक्सप्रेशंस, विद योर वर्ड्स। उसके बाद है हैव कर्टेसी फॉर अदर्स। ये हमने 7 C's में भी पढ़ा था। यू आर सपोज टू बी वेरी कर्टियस विद पीपल, बिकॉज इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स दे वुड गिव रिस्पेक्ट यू इन द रिटर्न। वो आपको रिस्पेक्टेबल मैनर से बात करो लोगों के साथ, ठीक है। कर्टसी का मतलब वैसे लफ्सी मतलब होता पोलाइट रहना या मैनरिज्म का ख्याल करना, एटिकेट, मोरालिटी, सब कुछ कर्टसी में आ जाता है, एथिक्स भी आ जाते हैं। उसके बाद आपने एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मीन किस अच्छा आप यानी लिसनिंग करो। अगर आप आराम से सुनोगे तो आप अच्छे रिलेशन बना लेते हो लोगों के साथ। ब्रिजिंग गैप्स, इसका मतलब ये होता है कि आपने लोगों को फेवरेटिज्म में नहीं पढ़ना। आपने लोगों के दरमियान ये नहीं कि जो पसंद है उससे बात करो, आपने दरमियान में ब्रिजिंग गैप का मतलब है फासले कम करना। उसके बाद है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। आपने कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो होते ही रहते हैं, लिखा है हेल्दी रिलेशन भी हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको 100% दूसरे से एग्री करें, कहीं ना कहीं तो डिसएग्री करते हो। तो आप क्या करो, अगर आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर करना है तो आप कॉन्फ्लिक्ट मसलों को हल करें, उसको आगे मत लेके चलें। उसके बाद एक कम्युनिकेट क्लियरली। आप क्लियर कम्युनिकेशन करें लोगों के साथ, जो बात कहना चाहते हो क्लियर कहो। ह्यूमर लिखा है कि कभी कभार फन का इस्तेमाल कर लिया करो। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आपकी शक्ल बनी रहे हर वक्त, आप कभी कभार फन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो लिया करें। अगला इसका पॉइंट आ रहा है एम्पथी। ये मालूम नहीं कितना पेज क्यों दूर दूर चला गया। एम्पथी फील करो, दूसरों को फील करो, ठीक है, दूसरों को अंडरस्टैंड करो। और यहाँ पर मैंने आपको बार बार बात बताई थी एम्पथी में कि अपने पाँव किसी के जूते में डालो और देखो जूता कहाँ पिंच करता है, उसको एम्पथी कहते हैं। किसी की तकलीफ को फील करना, इवन किसी की खुशी को। इसके बाद स्टॉप कंप्लेनिंग। आप ज्यादा कंप्लेन ना करो। और एक बंदा जो सबसे ज्यादा कंप्लेन करता रहता है उसे लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स एंड ट्रेट्स ऑफ एथिक्स में अगर आप ये कहें कि ये इंटरपर्सनल, ये अच्छा मैंने आपको ये बात बताई थी, एथिक्स अलग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अक्सर एक एथिक्स और एक परसेप्शन अक्सर सवाल पूछा जाता है। एथिक्स क्या है? आपके प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है, आपके रवैयों के असूल हैं। कंडक्ट मीन रवैया। आपके रवैयों के असूल हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट या रूल ऑफ कंडक्ट है। वो आपको राइट और रॉन्ग में फर्क बताते हैं, इसे हम एथिक्स कहते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर बंदे के एथिक्स अपने होते हैं। क्योंकि एक यहाँ पर गोल्डन रूल आपको पढ़ाया था मैंने कि गोल्डन रूल क्या है? ट्रीट योर ऑडियंस द वे यू वुड वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड। आप अपने ऑडियंस को ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम चाहते हो तुमसे लोग ट्रीट करें। बस इसमें ये बात थी। अब इसके लिए एथिक्स के लिए उसके लिए सबसे पहले इक्वालिटी। आप सबको बराबर जानो, अगले को भी सोचो कि इसकी भी कोई वर्थ है, उसको बराबरी कहेंगे। पॉजिटिव रिलेशन विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के रखो, ठीक है। आप उनके साथ ये नहीं कि जो आप जैसे हैं बस उन्हीं के साथ ही बात करो, और ना ही कोई लोगों को शो कराओ कि तुम फला कल्चर के हो, फला रिलीजन के हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये ना शो करो। इसके बाद बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग का मतलब है बहुत बोलना और कुछ ना सुनना, और चुप रहना, ये दोनों चीजें गलत है। इसको आप कंट्रोल करें, आप दोनों में बैलेंस निकालें, तब आप इसको यानी आपके लिए ये एथिकल तरीका है। रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है, और इस तरह वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, तो आप लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। फिर है ट्रस्ट वर्दीनेस। आपने ट्रस्ट करना है लोगों को, खुद भी काबिल एतबार यानी अपने आप को बनाइए। ट्रस्ट वर्दीनेस मीन काबिल एतबार बनाना, भरोसे के काबिल बनाना। उसके बाद है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आप पहले सारा कुछ चेक करें और फिर इंफॉर्मेशन दें, और आपको पता हो कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, यानी किसी
रिलायबल सोर्स से आई है। उसके बाद गोल्डन रूल फॉलो करें, ये मैंने भी आपको बता दिया है। दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि तुम चाहते हो कि लोग तुमसे ट्रीट करें, ठीक है, उसे कहते हैं गोल्डन रूल। इसको फॉलो करें। इसके बाद है अवॉइड स्टैटिक इवैल्यूएशन। स्टैटिक इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी बंदे को 10 साल पहले देखा और अब मिलो तो वही इवैल्यूएशन लेके बैठे रहो कि वो ऐसा था, पता नहीं वो कितना बदल गया हो। तो स्टैटिक ना रखो अपनी इवैल्यूएशन को, उसमें अंदर चेंजेस लेकर आओ और अब दोबारा से बंदे को परखो कि वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद है ट्रीट अदर्स एज अ यूनिक इंडिविजुअल। हर बंदे को, जैसे आपको सिखाया था ना स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप मत करो, सबको एक ही स्टैंप मत लगाओ, तो आपने लोगों को एज एन इंडिविजुअल पर्सन ट्रीट करना है। अब आपका टॉपिक आ गया जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये आपने बेसिकली समझना है। यूनिवर्सल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल को हम कंपोनेंशियल डेफिनेशन के साथ रिलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ये बात मान ली गई है कि लोगों के बीच में बात तब हो सकती है जब उसके कंपोनेंट पूरे होंगे, तो ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है भाई? पहला कंपोनेंट है सोर्स रिसीवर। इसको इकट्ठा क्यों लिखा गया, मैंने बताया था आपको। आप आम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप देखते हो एक सोर्स है, एक रिसीवर है, यानी एक सेंडर है और एक क्या है, एक रिसीवर है, एक एनकोडर है, एक डिकोडर है। यहाँ इकट्ठा कर दिया क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल में कम से कम 2 लोग चाहिए, इसलिए दोनों इकट्ठे होंगे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकेगी। तो ये एक 2 वे तरीका है और इसको हमने डायडिक सीखा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद है एनकोडिंग डिकोडिंग, एक और उसका कंपोनेंट है कि एनकोडिंग होगी, मैसेज बनेगा, और डिकोडिंग होगी और पर्सन उसका मतलब निकालेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा था तीसरा कंपोनेंट था कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या था? कॉम्पिटेंस का मतलब है मेरे अंदर महारत है, ना सिर्फ लैंग्वेज की बल्कि ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स इस्तेमाल करने की जो दूसरे को समझ में आ सके। तो मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही लफ्जों का इस्तेमाल जानती हूँ या जानता हूँ। मेरे अंदर महारत है, कॉम्पिटेंस है। और परफॉर्मेंस मीन जो मैं बोलती हूँ, जो मैं कहता हूँ, दैट इज माई परफॉर्मेंस। तो महारत भी है और मेरी परफॉर्मेंस परफेक्ट है, इस तरह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद है मैसेज एंड देयर चैनलिंग। मैसेज बनेगा और वो चैनलाइज होगा। आपने कौन सा चैनल यूज किया है? आपने इंटरनेट यूज किया है, या आपने खत भेजा है डाक के जरिए, या आपने कोई और इस तरीका इस्तेमाल किया है, तो दिस इज कॉल्ड चैनलिंग। इसके बाद नॉइस, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। नॉइस में हमने देखा था ये भी एक कंपोनेंट है जो डिस्टर्ब करेगा। जैसे होता है ना, सारा कुछ अच्छा अच्छा नहीं चलता, गुडी गुडी नहीं है, कहीं ना कहीं से एक विलन आ जाता है, तो नॉइज एक विलन है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नॉइज क्या है? इस वक्त शोर हो इर्द गिर्द मेरे, फिजिकल, मेंटल नॉइज, जिसे आपने साइकोलॉजिकल नॉइज कहा, ठीक है। सिमेंटिक नॉइज, लफ्जों का फर्क आ गया। टेक्निकल नॉइज, चीजें ठीक नहीं काम कर रही। इवन आपने देखा वहां पे फिजियोलॉजिकल नॉइज, आपकी तबीयत ठीक नहीं, खुदा ना खास्ता। या इवन सोशल नॉइज भी होता है कि जब आप लोग जो हैं वो, उनकी प्रेजेंस आपको तंग कर रही है, तो ये नॉइज हर तरफ आपको तंग करता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को खराब करता है। आगे है अगला कंपोनेंट है सेल्फ फीडबैक एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स। आपने बात करते वक्त खुद से सेल्फ फीडबैक लो। तुम कितना अच्छा बात कर लेते हो, खुद को सुनो, अपनी आवाज को सुनो और उसे मैच कराओ लोगों के एक्सप्रेशन के साथ। क्या लोग आपको फीडबैक जो दे रहे हैं उसके साथ। तो आपने ये एक और कंपोनेंट है, इसके बगैर अगर तुम फीडबैक नहीं ले पाते तो तुम्हारी लोगों से ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन खत्म। तो इस चीज का ध्यान करो। फिर एक और बड़ी जरूरी तुमने बात समझनी है, कॉन्टेक्स्ट, माहौल। किस माहौल में क्या बात करनी है, बहुत जरूरी है। और माहौल की 3 डायमेंशन होती हैं। फिजिकल, वो जगह क्या है। सोशल, इर्द गिर्द लोग कौन है, तुम्हारी हैसियत क्या है वहां पे। साइकोलॉजिकल, क्या लोगों की प्रेजेंस से तुम्हें फर्क पड़ रहा है।
तुम्हारा जहन जो है वो काम नहीं कर रहा होता। और टेम्पोरल का मतलब है किस चीज का वक्त है, क्या ये 4:30 का वक्त है, किस चीज का वक्त है? भाई क्लास में होना चाहिए था आपको, ये क्लास का वक्त है। हाँ 4:30 तो हो रहे हैं, लेकिन क्या क्लास में बैठे हुए हो? तो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल डिमेंशन। तो आपने इन चीजों का ध्यान करना है। इसके बाद आपको देता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में वो कहता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं आपको कभी ना समझ सकूं अगर आपका और मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक नहीं है। हम किसी सेम इलाके के नहीं है, हमने सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, सेम स्कूल के नहीं है, कॉलेज के नहीं है, या मुझे नॉलेज नहीं है तुम्हारे सब्जेक्ट का। तो अगर जितना हमारा क्लोज होगा उतना ही हम अच्छी बात कर सकेंगे। उसके बाद है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई फीडबैक या कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। और आखिरी यहाँ पॉइंट है एथिक्स। एथिक्स जो अभी हमने पढ़े हैं ऊपर, कि आपके मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ये बहुत मैटर करते हैं। जहां एथिक्स का हमारे दरमियान रिश्ता खत्म हुआ, हमारा लोगों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। एथिक्स बहुत जरूरी है, मोरालिटी, कर्टियस बिहेवियर बहुत जरूरी है। अगर आपने ये फॉलो ना किया तो आप जो है किसी भी काम के नहीं रहेंगे। ठीक हो गया? तो ये एथिक्स हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट है एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये हमारा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको जो अ, बताया है यूनिवर्सल्स, और मैंने क्या बताया ये कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन से मिलते हैं। बस आपने वो सपोर्टिंग था सारा मटेरियल, कि आपको क्लियर हो गया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, लोगों के बीच में होती है, पर्सनल लेवल पे होती है। ठीक है? एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन, एक्सियम किसी ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो सारे लोग मान जाए। ठीक है? मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू स्टेटमेंट, कि सारे लोग उसके ऊपर राजी हैं, उसको मानते हैं। उसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, पॉल्स वॉट्सलॉविक एक क्या था, फैमिली साइकोलॉजिस्ट थे, वो साइकेट्रिस्ट थे, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। जाहिर है वो साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सियम दिए हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के दरमियान हमारे रिलेशन जो है वो ठीक हो सकते हैं। और सारे एक्सियम जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो बेसिकली 5 एक्सियम जो दिए गए हैं आपकी आईसीएमए की बुक में, वो ये वाले हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा एक गाइड और कर दूंगी। पहला एक्सियम है वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे, कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल। एक ही बात है। एक्सियम वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट का मतलब है कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल। नॉट कम्युनिकेट ना कम्युनिकेट करने की हालत है। जब मैं कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा नॉट कम्युनिकेट हालत में चला जाए, चाहे वो चुप है, सोया है, बैठा है, बातें कर रहा है, नहीं कर रहा, हर हालत में इंसान कम्युनिकेट करता रहता है। तो इसलिए नॉट कम्युनिकेट कोई कैफियत नहीं है। दूसरा है एवरी कम्युनिकेशन हैज अ कंटेंट रिलेशनशिप डिमेंशन। ये मैं भी आपको सारा डिटेल में बता दूंगी, अभी नीचे फिर आएगा इसका। इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने क्या बात, यानी जो आप नीचे आएगा ना इसको, यानी जो रिपीट होगा वो नहीं आपको पढ़ाऊंगी, जो फर्क है वो बता दूंगी। दूसरा एग्जाम कहता है कि कंटेंट मीन जो बात तुम कर रहे हो, मैसेज, वो क्या है। और रिलेशनशिप का मतलब है मेरे और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। मेरे कंटेंट से जो मैं बोल रही हूं सामने वाले पर्सन के साथ, तुम अगर तीसरा बंदा हो, खड़े हुए सुन रहे हो, तो तुम हमें आपस में हमारे कंटेंट को इंटरप्रेट करोगे और कहोगे इनके दरमियान में रिलेशन बहुत अच्छा है, या कहोगे इनके दरमियान रिलेशन बहुत खराब है। तो आपने कंटेंट को आप कह सकते हो, लेकिन अगर आपको पहले से हमारे रिलेशनशिप का पता हो कि हम बड़े आपस में फ्रेंडली हैं, तो हमारी बातों को बुरा नहीं फिर समझोगे, तुम कहोगे ये तो बहुत फ्रेंडली, पहले मुझे पता है फ्रेंडली है, तुम उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करोगे। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि जो हम बोलते हैं वो डायरेक्टली हमारे रिलेशन पे असर डालता है। ठीक है? एंड वाइस वर्सा। तो हमारा जैसा रिलेशन होगा वैसा हम बोलते भी हैं। तो ये चीजें बहुत करती हैं मैटर।
और उसमें उसने ये बात कही थी पॉल स्टॉविक ने कि कोई भी काम करने लगो, उसको उसने कंटेंट का नाम दिया, तो आपस में रिलेशन ना खराब किया करो, एक दूसरे को क्लियर कर दिया करो, ठीक है, ताकि वो जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको मैसेज वो कहीं गलत ना हो जाए। उसके बाद थर्ड था द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज डिपेंडेंट ऑन पंक्चुएशन ऑफ द पार्टनर्स कम्युनिकेशन प्रोसीजर। यहाँ पर हमने ये देखा था कि हम मैसेजेस को पंक्चुएट करते हैं। पंक्चुएट करने का मतलब होता है जैसे कि अगर आपके पास एक लाइन है लिखी हुई, आप कॉमा लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, कहते हो ये भी पंक्चुएट करना है। यहाँ पे क्या पंक्चुएशन है? इसमें पंक्चुएशन ये है कि किसी बात को हम एक्शन और दूसरी बात को रिएक्शन कह देते हैं, आपस में भी कह देते हैं दो लोग, और तीसरा बंदा देखने वाला भी कह देता है। और दो लोग अगर कोई बात कर रहे हो तो एक बंदा तीसरा सुनकर कहता है कि इसने ये कहा था ए ने, तो बी ने उसका जवाब दिया है। जबकि कोई और बंदा कहेगा नहीं नहीं, इसकी तो आदत है ऐसा करने की, वो दूसरी तरह से पंक्चुएट करेगा, दूसरे को ब्लेम कर देगा। ये तो हो गया तीसरा पर्सन दो लोगों में बात को पंक्चुएट कर रहा है। और एक होता है मैं और आप आपस में पंक्चुएट करेंगे। वो किस तरह? कि मैं कहूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसे किया था ना, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया है, और ये हो गया पंक्चुएट करना। समझ गए बात को? और आप अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। तो ये आपका ये पॉइंट था। तो पंक्चुएशन, दोनों ही लोग एक दूसरे को एक्शन और रिएक्शन इसको कहते हो, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हो, या इसके साथ हम एक और थ्योरी लगाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ये चीज कॉज बनी और ये इफेक्ट आ गया। दूसरा कहता है नहीं नहीं, जिसको इफेक्ट कह रहा था वो उसको कॉज कहेगा, और ये इफेक्ट आया। उसके बाद चौथा पॉइंट है ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ डिजिटल एंड ऑन एनालॉजिक कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी कम्युनिकेशन में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, दो तरह के चीजें हैं, दो तरह के अल्फाज हैं, दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं, यूं कर लो। कुछ स्टेटमेंट होती हैं डिजिटल, यानी मैं जो कह रही हूं उसका वही मतलब है। जैसे मैं कहूं कि जी 4:30 हो गए हैं, तो ठीक है, डिजिटल, ठीक है। और दूसरा बंदा ये कहता है कि आधी शाम हो गई है और अभी तक फलां काम नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये इस काइंड ऑफ एनालॉजिक। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि घड़ी डिजिटल होती है, एक एनालॉजिक होती है। तो हमारी जिंदगियों में दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। कुछ बातें हम जो कहते हैं उसका एग्जैक्ट मतलब होता है, और कुछ बातें होती हैं उसका मतलब और निकल आता है। अगर मैं इसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो मैं जब आपसे बात कर रही हूं और साथ मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन हो, तो जो मैं बात कर रही हूँ वो तो होगी डिजिटल। एग्जैक्टली व्हाट वर्ड्स आई यूज आई मीन इट, मेरा मतलब यही है। और जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन है वो हो गए एनालॉजिक, यानी तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको पॉजिटिव मेरे चेहरे को पढ़ो, किसी की मर्जी है कोई नेगेटिव पढ़ लेता है। तो वो कहता है कि जब हम अजनबियों से बात करते हैं तो ध्यान करें कि क्या मेरे लफ्ज का वही मतलब वो लेगा, तो वो डिजिटल हो गया। और अगर वो नहीं लेगा तो एनालॉजिक हो जाएगा, वो अपनी मर्जी करेगा। तो कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि वो अपनी मतलब कोई और निकाल ले, कोई ऐसा एक्शन ना करो, कोई ऐसी शक्ल ना बनाओ जिससे कि वो कोई और मतलब निकाल ले। और फिर एक और बात लिखी हुई है कि कुछ ऐसी चीजें जैसे साइन होते हैं ना, हम लोग जैसे स्माइलीज डाल देते हैं, या जो एक फेस है बुरा फेस बना देते हैं, तो उसका मतलब सबको पता है, डिजिटल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थम्स अप करके कहना जबरदस्त, एक्सीलेंट, लेकिन कुछ मुल्कों में उसका फर्क है मतलब। तो आप जरा ध्यान करें। तो वैसे जिसका दुनिया मान लेती है कि मतलब ये है, उसे हम डिजिटल कहते हैं, और जिसको लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं या अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे हम एनालॉग कहते हैं। समझ गए बात को? ये आपका एक्सियम है। और फिर पांचवा है इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स आर ईदर सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री डिपेंडिंग ऑन वेदर द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इज बेस्ड ऑन डिफरेंस और इक्वालिटी। ये एक किस्म का नट शेल है। दुनिया में जितने भी रिलेशन है, जितने भी, या वो सिमेट्रिक कैटेगरी में आते हैं या वो कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी में आते हैं। इसका क्या मतलब है?
देखो सिमेट्रिकल, वैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक दीवार देखी तो मैंने कहा ये कितनी सिमेट्रिकल इसने डिजाइन बनाया है, कितना एक्यूरेट सिमेट्रिकल है, मिलता एक जैसा। ऐसे ही मैं और आप अगर एक ही लेवल के हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं आपकी कॉलीग हूँ, सिमेट्रिकल लेवल। आप टैक्स के ऑफिसर हो, मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, सिमेट्रिक लेवल है। ठीक हो गया ना? लेकिन अगर कहीं जूनियर सीनियर आ जाएगा, एक अपर रैंक का है, एक लोअर रैंक का है, तो उनका आपस में रिलेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किस लिए? रैंक वाइज, पावर वाइज। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक दूसरे को पूरा करना, एक दूसरे को मुकम्मल करना। ठीक है? तो ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री के स्पेलिंग भी चेक कर लो, ये इसमें ई सारे आए हैं, आई नहीं आया। जो आई आता है, COMPLI, उसका मतलब होता है तारीफ करना, या जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलना, कॉम्प्लीमेंट्री खाना में आ गया, हमें ड्रिंक्स मिल गए हैं, आपने ऑर्डर किया है कोई डील का, उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स आ जाती हैं। ये वो और स्पेलिंग है, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे को पूरा करना। तो एक दूसरे को कवर अप कर लेते हो। दुनिया भर में ऐसे रिलेशन पड़े हुए हैं। और उसमें एक मिसाल हमने दी कि मिसाल के तौर पर जब आप छोटे थे तो पेरेंट्स आपका आपका और पेरेंट्स का रिलेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। आपसे कोई गलती हो जाए या आपकी कोई बात नहीं समझा पाओ तो माँ बाप समझ लेते हैं, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। ठीक हो गया? और जो लोग होते हैं जो, और लेकिन जैसे जैसे मैं ये मजाक से कहा करती हूँ, तुम लोग बड़े हो गए, अब तुमसे गलती हो तो तुम्हें छोड़ते हैं नहीं ना, अम्मा अब्बा कहेंगे ना ठीक करो, क्यों वो क्यों ऐसा करते हैं? आपका भला चाहते हैं। वो कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, तो they are expecting the same behavior. If they are doing something for you, they think you should also do. तो यहां पर आप किसी हद तक सिमेट्रिक में आ गए हो। इसी तरह हम जब बात कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, तो उसको आप क्या करते हो? आप कहते हो, आप हारे जाते हो, उसको जिताए जाते हो। आप उसके साथ सिमेट्रिक रिलेशन में आने की कोशिश करते हो, ताकि वो उसको लगे कि जितना मैं जानता हूँ खेलना, ये भी उतना ही जानता है, और उसको जीतने में मजा आ रहा है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? तो इस तरह हम इन रिलेशन को लेके चलते हैं और इसको कवर अप भी करते हैं। तो यहाँ पर जो आगे डिटेल है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड बस यही कर देती हूँ, बस खत्म हो गया टाइम आपका। कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, आपको बता दिया, पढ़ लीजिएगा। एवरी कम्युनिकेशन में कंटेंट रिलेशनशिप डिमेंशन होती है, ये भी आपको बता दिया मैंने जी। एक इसमें चीज ऐड बस हो रही है, अभी जो 5 पढ़े हैं उनमें से, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कम्युनिकेशन वापस नहीं आ सकती। जिस तरह आप कोई मुंह से निकला, कहते हैं ना, बात नहीं वापस आ सकती, तीर निकल गया वापस नहीं आ सकता, इसी तरह कम्युनिकेशन वापस नहीं आ सकती। इट इज इरिवर्सिबल। इसलिए सोच के बोला करो। ठीक है? आप समझ कर, नाप तोल करके बात किया करो, क्योंकि एक दफा चीज चली गई, वो वापस विथड्रॉ नहीं होगी, रिट्रीव नहीं होगी। ये एक बस ऐड हो गया है। बाकी आपको डिजिटल एनालॉजिक ये बता दिया। ठीक है? आप इसको रीड कर लीजिएगा जरूर। ये 2 टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप रीड कर लेना बहुत अच्छी तरह से। और डिफाइनिंग रिलेशन पंक्चुएशन से, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप पंक्चुएट करते हो अपने रिलेशन को भी और दूसरों को देखकर भी करते हो। और ये बात मैंने यहाँ पे इसमें सिर्फ एक चीज आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि होता ये है कि यहाँ पर मैंने दरमियान में कहीं लिखा है कि 1 अप 1 डाउन 1 अक्रॉस हम आते हैं। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो आप कभी कभार अपना कंट्रोल छोड़ देते हो, दूसरे की बात मान लेते हो, तो आप अपनी पोजीशन से नीचे आते हो, इसे 1 डाउन कहेंगे। एक 1 अप होता है, आप कंट्रोल कर लेते हो, चीज को डोमिनेट कर जाते हो, छा जाते हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मसला हल ही नहीं हो रहा, तो आप अपने हाथ में ले लेते हो, तो 1 अप आ जाते हो। और 1 अक्रॉस का मतलब है कि कोई गुफ्तगू चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, आप कभी किस पोजीशन में आते हो, कभी किस, इस तरह से आप मसले को हल कर लेते हो। समझ रहे बात को? ये आपका जो पॉइंट है, बस यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अभी इसमें कुछ थोड़े से
3-4 पेजेस यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एडिशनल नोट्स के तौर पर यहाँ पे लिखा था कि वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट के ऊपर ये लिखा हुआ है। फिर आगे भी इसको, ये नोट्स मैंने इंटरनेट से उठाए थे, अगर आपको टाइम हो तो पढ़िएगा, आप टाइम नहीं इतना, ठीक है। इसलिए वो कहता है ना कि जैसे इरिवर्सिबल में कहता है कि तुम पहले किसी को मजाक कर लो, फिर कहो कि आई वाज जस्ट किडिंग, तो ये ना करना, ठीक है। तो ये आपका जो इंशाल्लाह से उम्मीद है ये खत्म हो गया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप अगर चाहोगे तो इसको रीड कर लेना और वरना आप इसको छोड़ देना। अब आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है ये वॉल्ट लॉविक की जो बुक है ना, उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला था। ये जब बच्चे बहुत आप लोग पहले शुरू में पढ़ रहे थे, वहां पे आपके पास ये टाइम था तो आप पढ़ लेते। फिर भी अगर आपको रीडिंग का टाइम है तो यू कैन डू दैट, कि आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई है। टाइटल्स उसके पढ़ो और याद रखो कि मैंने क्या आपको बताया है, ठीक है। तो इससे जो लोग स्पेशली सिर्फ रिवीजन कर रहे थे अभी, यानी अभी वो ज्वाइन किया है मुझे, उनके लिए ये है कि वो इसको समझ लें। तो ये हमारा 7 तक का आज सेट कंप्लीट हो गया। कल हम इससे अगला सेट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें गाइड करेंगे। और परेशान मत होइएगा, मैं आपको रिपोर्ट के बारे में एक दफा, जो लोग एंड में जाके एक रिपोर्ट आपको दिखाकर, सर्कुलर दिखाकर, मेमो दिखाकर और आपका जो लेटर है दिखाकर आपको गाइड कर दूंगी कि इस तरह से आपने उसको लिखना है, ठीक है जी। बस हमारा टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।